हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है एक पहला ग्रुप हिंदी शब्दावली। और हिंदी शब्दावली के अंदर हिंदी शब्दावली, इस हिंदी शब्दावली का हमारे एग्जाम में जो रोल रहना है वो है 4 से लेके 6%। 4 से 6% अकेले इस वाले हमारे सेक्शन से, ग्रुप से आते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। दूसरा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। तीसरा विलोम शब्द, विलोम शब्द। फोर्थ वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और छठा टॉपिक है हमारा वर्तनी। इन टॉपिक को हम इन नाम से भी जानते हैं। अनेकार्थी का मतलब होता है एक शब्द अनेक अर्थ में, एक शब्द अनेक अर्थ। पर्यायवाची का दूसरा नाम होता है पर्यायवाची का दूसरा नाम होता है समानार्थी शब्द, समानार्थी। विलोम शब्द का दूसरा नाम होता है विपरीतार्थी, विपरीतार्थी या
विरुद्धार्थक, विपरीतार्थी या विरुद्धार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ होता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ होता है दूसरा मीनिंग शब्द युग्म अर्थात शब्दों का जोड़ा, और वर्तनी को बोलते हैं शुद्ध या अशुद्ध शब्द, शुद्ध या अशुद्ध शुद्ध या अशुद्ध शब्द। यानी कि इनको और जिन नामों से जाना जा सकता है वो नाम, हाँ बुक आज लॉन्च होगी, बुक आ चुकी है, मैं एक बार दिखा देता हूं तमाम बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं। प्यारे साथियों, ये बुक है जो आज शाम को लॉन्च होनी है 9:30 बजे हिंदी भाई अनुसार यूट्यूब चैनल पर। ये अपने आप में क्लास नोट्स है, जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आपको पढ़ाते समय वो सारी की सारी थ्योरी इसी के अंदर होती है। ये प्रिंटिंग नहीं है बल्कि ये नोट्स के रूप में है, और ये जो नोट्स आप बनाते हो कोई भी के किताब पढ़ के या किसी भी बैच में कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में, तो जो हैंड राइटिंग से लिखे जाते हैं वही हैंड राइटिंग आपको इसमें मिलेगी। और इसके अंदर सारे के सारे हमारे वे टॉपिक हैं जो जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आपको फ्लिपकार्ट पे ये बुक मिलेगी, लेकिन इसके बारे में बताएंगे आज शाम को कि इसके अंदर कितने चैप्टर हैं और इसके अंदर किस तरीके से हमने चीज़ों को रखा है। ये प्रिंटिंग नहीं है, आमतौर पे जो आप बुक मार्केट में देखते हो उस तरह की ये बुक नहीं है, बल्कि ये हाथ से लिखी गई क्लास नोट्स हैं। अपने आप में अगर आप आज के बाद में इन चीज़ों को नोट भी नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें एज इट इज आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। मान के चलो किसी को हिंदी में 21 दिन में फ्री होना है, इसमें लिखा भी है क्लियरिटी के साथ में कि केवल 21 दिन में हिंदी सीखे या हिंदी से फ्री हो। ऊपर एक टैगलाइन है हिंदी के दम पर सिलेक्शन, यानी कि अगर सारे के सारे क्वेश्चन हमें सही करने हैं अपने एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा शाम को कर लेंगे, अभी हमें इस चीज़ों को समझना है। तो हिंदी शब्दावली 4 से 6% इसमें आते हैं। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर 6 टॉपिक है। अगर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन भी हम ले ले तो भी प्यारे दोस्तों हमारे क्वेश्चनों की संख्या 6 यहाँ पे बनती है। साथ के साथ दूसरी चीज ये, मान के चलो किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसी के आधार पे यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों, पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन पूछ लिए या विलोम शब्द के 2 पूछ लिए। तो कई बार एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन होते, 3 कभी नहीं आएंगे किसी भी परीक्षा में, ये आपको ध्यान रखना है। और पर्यायवाची की जगह कई बार शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता, वो भी बात एक ही है। अगर वो किसी शब्द का मीनिंग पूछ रहा है, शब्दार्थ पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे वो पर्यायवाची ही पूछ रहा है। एक बड़ा रोल होता है और इसके अंदर सबसे ज्यादा एफर्ट्स स्टूडेंट का होता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई थ्योरी नहीं होती है। ठीक है, इसमें शब्दों का खेल होता है, शब्दों से आपको परिचित होना है, और शब्दों से परिचित आप एक दिन में नहीं हो सकते या 1-2 घंटे की क्लास में नहीं हो सकते। इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले आपको इस अवधारणा को समझना पड़ेगा कि जब एज ए टीचर या एज ए हम सरकारी कर्मचारी कहीं किसी संस्था में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ हमें काम करना होता है। कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइनिंग पाते हैं, कुछ हमारे से पहले ऑलरेडी नौकरी कर रहे होते हैं। तो हम एक ही दिन में जाके उन 100 व्यक्तियों के नाम याद नहीं कर सकते। जिनसे हमारी मुलाकात होगी उनमें से भी आधे हमारे पहले दिन याद रहेंगे, फिर नेक्स्ट डे जाते हैं, मिलते हैं, उनके काम से परिचित होते हैं, उनकी जगह से परिचित होते हैं, तो दूसरे उस तरीके से हम नाम याद कर लेते हैं। किसी की अपनी विशेषता होती है, कोई लंबा है नाम जल्दी याद हो जाएगा, पतला है ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, कोई मोटी साइज का आदमी है बहुत ही जल्दी नाम याद हो जाएगा। यानी कि कोई विशेष आकृति, विशेष संरचना, विशेष कार्य विशेष के लिए किसी की अगर पहचान होगी तो हमें उसका नाम जल्दी याद हो जाता है। जैसे परिवार में कोई शैतान लड़का है, अब आपकी कहीं रिश्तेदारी हुई है दूसरे परिवार में, तो नई नई रिश्तेदारी है, अभी आप लोग ज़्यादा घुले मिले नहीं हो, उनके परिवार में 10 मेंबर है,
तो सबसे पहले नाम उसका याद होगा जो उसमें से सबसे ज्यादा शैतान होगा, सबसे ज्यादा क्यूट होगा, या फिर जिसके नाम से वो परिवार जाना जाता है। तो इनसे ये बात साबित होती है कि हम एक ही दिन में 100 व्यक्तियों के नाम याद नहीं कर सकते जिनसे हम मिलते हैं। जैसे जैसे मिलेंगे, जैसे जैसे परिचय होगा, ऐसे ऐसे नाम याद होंगे। सेम इस हिंदी शब्दावली के अंदर, इसको इंग्लिश में वोकैबुलरी बोलते हैं, इसमें भी आप एक बार पढ़ के इनसे फ्री नहीं हो सकते। आपको 1 से 3 बार इनको करना पड़ेगा। एक बार मैं करा रहा हूं, दूसरी बार हम इनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, और तीसरी बार आपको इनको खुद रिवाइज करना है। तो इसी तरीके से हम इनसे फ्री हो सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, एक तो हमारा ये हिंदी शब्दावली का ग्रुप हो गया 4 से 6%। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि ये टॉपिक जो आता है हमारा, ये आता है शब्द के भेद के अंदर। शब्द के भेद, शब्द के भेद, शब्द के 4 भेद होते हैं, और उन 4 भेद में से आपको ध्यान रखना है, एक होता है हमारा उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर शब्द। दूसरा होता है हमारा रचना, बनावट, संरचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और तीसरा जो होता है हमारा प्यार दोस्तों, या इसको आप पहले भी मान सकते हो, इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं कि पहला भेद कौन सा, चौथा कौन सा। एक भेद होता है हमारा शब्द का, यहाँ पर अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के, अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। और ये शब्द के भेद कितने होते हैं हमारे, 4। अब इन 4 भेदों के अंतर्गत एक हमारा आता है पर्यायवाची या अनेकार्थी कहेंगे, एक आता है हमारा अनेकार्थी, दूसरा आता है पर्यायवाची शब्द, तीसरा आता है अनेकार्थी पर्यायवाची, तीसरा जो है विलोम शब्द, और इसके बाद में आता है यहाँ पर हमारा एक अर्थी, जिसको वाक्यांश के लिए हम एक शब्द कहते हैं। तो यानी कि हम एक पंथ 2 काज कर रहे हैं। एक काज तो कर रहे हैं शब्द के भेद, ठीक है, अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 4, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द और एकार्थी। ये जो एकार्थी है ये आपका यही है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये पर्यायवाची, विलोम शब्द, यानी कि पहले जो 4 भेद हैं हमारे, ये पहले जो 4 भेद है, ये पहले 4 भेद हमारे ये नहीं आते अर्थ या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। लेकिन ये पहले जो 4 है ये प्यार दोस्तों हमारे शब्द के भेद के अंतर्गत भी आते हैं। इनको हम शब्दावली, एक अलग ग्रुप है, एक हमारा सेक्शन है हिंदी का, जैसे हिंदी व्याकरण होता है, हिंदी साहित्य होता है, हिंदी काव्य होता है, ठीक है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं होता है, हिंदी गद्यांश होता है, वो अपने आप में हिंदी के सेक्शन है। ऐसे ही हमारा एक सेक्शन हिंदी शब्दावली होता है हिंदी व्याकरण की तरह, उसके अंदर हम ये 6 टॉपिक पढ़ते हैं। इनका रोल 4 से 6% होता है। हमारे प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम लो, कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जहां इनको ना पूछा जाए। बाकी चीज हिंदी व्याकरण आए या ना आए, ठीक है, बाकी चीज किसी एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम ही ना जहां ये ना पूछे जाते हो। अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं हिंदी के किसी एग्जाम में, तो प्यारे दोस्तों 4 क्वेश्चन इसमें से होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या टॉपिक कंप्लीट करेंगे, अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, उसमें से अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द और एकार्थी। अब दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं इसको 2 तरीके से लूंगा। एक तरीका क्या है कि हम यहाँ पे शब्दों से परिचित होंगे, ठीक है। एक तरीका क्या है, शब्दों से परिचय, शब्दों से परिचय। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू पर्सन, ठीक है, पर्सन से प्रैक्टिस, यानी कि पहले हम शब्दों से परिचित होंगे, फिर जितने भी हमारे एग्जाम के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो पीवाईक्यू और एमसीक्यू यानी कि उनके प्रीवियस ईयर के अलावा दूसरे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, उनके माध्यम से हम इन प्रत्येक टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे।
लेकिन आपको क्या करना है, इसके अलावा जो जो टॉपिक कंप्लीट होता रहे, आपको तीसरे नंबर की ये जो चीज है इसको अपने आप में प्रैक्टिस रखना है। हिंदी बाई अरुण सर, हिंदी बाई अरुण सर से आपको टॉपिक वाइज, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये टॉपिक वाइज और साथ के साथ मैराथन क्लास ये आपको अटेंड करनी है। मैंने ये कहा कि ये ग्रुप अपने आप में स्टूडेंट के एफर्ट्स का है। कभी कोई एक बार पढ़ के इससे क्वेश्चन सही नहीं कर सकता, मिनिमम 3 बार मैक्सिमम 5 बार इनको पढ़ोगे तब जाके इनके क्वेश्चंस आप सही कर पाओगे। अगर ये बेस आपका बन गया तो आप हिंदी में कितने भी कमजोर हो तो बाकी टॉपिक में भी आपको मदद मिलेगी इनसे। ये प्रैक्टिस करने के बाद इनके अलावा जो भी मैं आगे टॉपिक कराऊंगा, जो टॉपिक ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हैं, उन सबको आपको प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज भी और मैराथन क्लास में। हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है, टॉपिक वाइज की भी है, मिक्स क्वेश्चन की भी है, मैराथन क्लास की भी है। जो जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए तो आपको ध्यान रखना है उस टॉपिक के, आपको जो ऑलरेडी क्लासें हो चुकी है, लाइव का इंतजार मत करो, जो क्लासें हो चुकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं लाइव आऊंगा तो एक अलग तरह का कंटेंट आएगा। हिंदी शब्दावली में जो शब्द आज से 1000 साल पहले बने वो अभी भी 1000 साल बाद भी वो यूज होंगे। तो जो क्लासें हो चुकी हैं उसको आपको सुनना है। तो यहां से मैं चीजों को शुरुआत करता हूं, पहले इसी ये काम करेंगे, फिर ये, और फिर ये काम आपको करना है खुद स्वयं में, ठीक है, क्योंकि वो भी जो क्लास है हम ही करा रहे हैं, उसमें भी वो कंटेंट है जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। अगर आपको इसके क्वेश्चन सही करने हैं तो चीजों को थोड़ा सा आपको सही लेवल पे ले जाना पड़ेगा। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। नहीं आता है, वो शब्द का चौथा वेद होता है मनोज, ठीक है, इसके बाद करेंगे वो। यहां पे आ जाओ, अभी आप क्या कर रहे हो, तीसरा वेद, ये आ जाओ। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि कोई एक शब्द है हमारा, ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ में प्रयुक्त हो, केवल एक अर्थ ना दे, वो अनेक अर्थ दे, उनको हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया ये वाला, इसको अंकोर भी कहते हैं। आमतौर पे हम इसका जो प्रयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं अंक के लिए। अब जैसे आपने कहा कि आपको कितने अंक मिले, अगर मैं 100 में से, 50 में से, 10 में से बात कर रहा हूं तो अंक का मतलब क्या होगा, यहां पर संख्या, ठीक है जी। आपको कितने अंक मिले तो अंक का मतलब क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं संख्या, 100 में से आपने कितने अंक मार्क्स प्राप्त किए। तो अंक का प्रयोग या अंकोर का प्रयोग हम गोद के लिए करते हैं। गोद कहते हैं इसको, जब छोटा बच्चा होता है तो वो चल नहीं सकता अपने आप, उसको हम ऊपर ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, गोद। अंक हम भेंट को भी कहते हैं, जो हम किसी को उपहार देते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। भारत के अंदर अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां बोली जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी भी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की है। वो हिंदी की उपभाषा के रूप में हो सकती है, बोली के रूप में हो सकती है, या उपबोली के रूप में हो सकती है। इसीलिए एक ही व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी को हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दे दिए हैं, अलग अलग उसका नामकरण किए हैं। तो इसीलिए ये अंक कहीं तो गोद के रूप में प्रयुक्त होता है, कहीं पे भेंट अर्थात गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, कहीं अंक रिश्वत को भी कहते हैं, जो आप किसी गलत कार्य को करने के लिए उसके लिए रिश्वत देते हो आप, ठीक है। इसके बाद अंक कलेवा को भी कहते हैं, जो धागा हम यहाँ पे कलाई में बांधते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते समय, उसको हम कलेवा भी कहते हैं। और अंक को दोपहरी भी कहते हैं, दोपहर का जो समय होता है। और अंक को हम संख्या भी कहते हैं। और अंक नाटक का एक भाग भी होता है, यानी कि संस्कृत में जो नाटक सीरियल लिखे जाते हैं
उनके चैप्टर अध्याय को हम चैप्टर अध्याय ना कह के अंक कहते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक नाटक है जो कि 7 अंकों में विभाजित है, अर्थात उसमें 7 अलग अलग चैप्टर है। तो उस चैप्टर को, अध्याय को भी हम क्या कहते हैं? अंक। तो अंक हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? संख्या के लिए, नाटक के एक भाग के लिए। गोद, भेंट, रिश्वत, कलेवा और दोपहरी। मैंने कहा आप कोई भी एग्जाम लो, यहाँ पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम की बात है ही नहीं। अगर आपको अपना सिलेबस पता है, ठीक है, जो फार्म आप भरते हो या जो आने वाले समय में दूसरे फार्म भरोगे जो भर चुके हो, उसके अलावा भी उसका अपना एक सिलेबस होता है। इस एज ग्रुप में जो आपकी एज ग्रुप है, सबसे पहले आपको मेन साइड से उस सिलेबस को देखना होता है। प्रत्येक परीक्षा का सिलेबस मैं नोट्स की कैटेगरी में पहले भी प्यारे दोस्तों आप अपलोड करा दूंगा। साथ के साथ वो काम स्टूडेंट का होता है। अगर आप दूसरे के भरोसे चलेंगे तो सही डायरेक्शन में काम नहीं हो पाएगा। मेन साइड में जो फार्म आपने फिल किया या आने वाले समय में फिल करोगे, पहला काम स्टूडेंट का है मेन साइड से सिलेबस को अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखना, ना कि उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। आप हैंडराइटिंग में खुद लिखोगे 2 से 3 बार तो आपको याद रहेगा। आपके सिलेबस के अंतर्गत ये सारे के सारे टॉपिक है। यहाँ तक कि आप कोई भी एग्जाम अपने लाइफ में दोगे, उसमें हिंदी अगर पूछी जाएगी तो मिनिमम 4 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन भी आएंगे, मान के चलो कहीं 50 क्वेश्चन है, कहीं 30 क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चनों की संख्या है। तो इसका जो रोल रहना है वो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 रहना है। अगर कहीं हिंदी के 50 क्वेश्चन भी आए तो भी 6 से ज्यादा नहीं आएगा। हिंदी के मिनिमम 10 क्वेश्चन आए तो भी 4 क्वेश्चन से कम इसका रोल नहीं रहेगा। अब ध्यान ये रखना, ये 4 कौन से क्वेश्चन होंगे, कौन से किस रूप में पूछेगा, आपको क्लियर नहीं है। इसी के लिए सारी मेहनत यहाँ पे हमारी हो रही है। इसके बाद अम्ब। अम्ब किसे कह रहे हैं हम? आम के वृक्ष को भी कहते हैं, क्योंकि उस पे आम जो लगता है, इसी आम को देसी भाषा में अम्ब कहा जाता है। संस्कृत में इसको आम्र कहते हैं। ये जो आम है, तत्सम जो शब्द होते हैं संस्कृत, उसमें तो हम ये कह रहे हैं इसको, और इसी को देसी भाषा में अम्ब कहते हैं। हिंदी में हम इसको क्या कह रहे हैं? आम। तो आम का वृक्ष जो है वो भी अम्ब कहलाता है। आम के फल को भी हम अम्ब कहते हैं। माता को भी अम्ब अर्थात अम्बा बोला जाता है। तमिलनाडु के अंतर्गत माता को क्या बोलेंगे? अम्ब बोलेंगे। वैसे हम अम्ब के स्थान पे क्या प्रयोग करना शुरू कर दिए? अम्मा। ठीक है, वो इसी से बना है। और दुर्गा को भी क्या कहा जाता है? अम्ब। यानी कि एक शब्द है जो अलग अलग अर्थ में प्रयोग हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक शब्द ले लिया कर। अब इस कर का अर्थ क्या है? संस्कृत में अगर हम इस कर का अर्थ लेंगे तो हाथ होगा। दूसरा कर का अर्थ अंग्रेजी में लेंगे तो ये टैक्स होगा। कर का अर्थ क्या होता है? कर का अर्थ किरण भी होता है। कर का अर्थ हाथी की सूंड भी होता है। हाथी की सूंड। तो एक कर का अर्थ आप 4 अलग अलग अर्थ में प्रयोग कर रहे हो। जैसे अश्वत्थामा मारा गया, महाभारत में कहा गया अश्वत्थामा मारा गया, तो वहां अश्वत्थामा 2 चीजों का अलग अलग नाम था। एक अश्वत्थामा हाथी का नाम था और एक अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था। इसीलिए वहां द्रोणाचार्य को कंफ्यूजन हुआ। जब युधिष्ठिर से यह कहलवाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने यह समझा कि मेरा पुत्र मारा गया, जबकि मारा कौन गया था? हाथी। तो इसीलिए आप सामाजिक जीवन में तमाम घटनाएं जो देखते हो, उनके अंदर हम एक शब्द के अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। बहुत सारे गाने हैं तो आप फिल्मों में सुनते हो, वहां भी वो डबल मीनिंग होते हैं, वही अनेक अर्थी हैं। बहुत सारे नेता बहुत कुछ किसी के बारे में बोल देते हैं उल्टा सीधा, फिर बात कहते हैं कि मेरी बात को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया, अर्थात वो डबल मीनिंग थी। मैंने इस सेंस में नहीं कहा था, लोगों ने इस अलग सेंस में इसको समझ लिया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, जो गाने आप सुन रहे हो किसी में, चाहे वो भोजपुरी में हो, चाहे वो प्यार दोस्तों राजस्थानी में हो, चाहे अलग अलग अवधि में हो, चाहे प्यार दोस्तों वो जयपुरी में हो, अलग अलग भाषाओं में शब्दों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो जब आप अपने आप किसी गाने से अर्थ निकाल रहे हो, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, जब हनी सिंह से ये पूछा गया कि आप तो लड़कों को बिगाड़ रहे हो, आप तो नशे की चीजों को फैला रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मीनिंग वो नहीं है। मैं 4 बोतल वोट का कहने का मतलब ये, लोगों ने तो समझ लिया कि 4 बोतल दारू की रोज वो पीता है, जबकि उसने सफाई क्या दी अपनी इंटरव्यू जब दिया टीवी पे, जब उसका विरोध हुआ था, उसने इंटरव्यू में ये कहा कि 4 बोतल वोडका कंपनी की है। एक कबाड़ी आता है जो बेचारा गरीब है, रोज उठाता है और उसको बेच के अपना पेट पालता है। उसने डबल मीनिंग था क्योंकि वो अनेकार्थी था, तो इसलिए उसने अपनी बातों को घुमा दिया।
तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये वही अनेकार्थी शब्द है जिनका प्रयोग हम अलग अलग अर्थों में करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आ जाइए जी, ये आपका यहाँ तक हो गया। अचल किसे कह रहे हैं हम? अचल कहते हैं पहाड़ को। क्यों? क्योंकि पहाड़ चलता नहीं है, इसीलिए पहाड़ क्या कहलाएगा आपका? अचल कहलाएगा। चल का मतलब होता है जो चल सके, जो गतिमान हो। अचल जो गतिमान ना हो, जो गतिहीन है, अर्थात पहाड़ है, अटल है, जो अपनी बातों पे अटल रहता है। और निश्चल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चल भी कहते हैं। इसके बाद अदिति, देवताओं की माता का नाम भी है अदिति, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी को भी अदिति कहा जाता है, और प्रकृति जो नेचर है उसको भी अदिति कहते हैं। अर्क जो है सूर्य को भी कहते हैं। जब सूर्य का नाम अर्क है तो यमुना नदी का नाम क्या हो जाएगा? अर्कजा, क्योंकि यमुना नदी जो है वो सूर्य से जन्म ली है। अर्क मतलब हो गया यहाँ पे सूर्य, ये आगे भी काम आएंगे आपके। और जय का अर्थ हो गया जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। तो जन्म, सूर्य से जन्म किसका हुआ है? यमुना नदी का। तो ये किसका पर्यायवाची बनेगा? यमुना नदी का पर्यायवाची। तो इस तरीके से आपको रट्टा नहीं मारना है। रटी हुई चीज कभी पेपर की दृष्टि से काम आती ही नहीं है। आपको लॉजिकली चीजों से परिचित होना है। ये शब्द है, और ये कोई 50, 60, 100 शब्द नहीं है जो किसी किताब में दिए हो। ये तो अपने आप में लाखों शब्द है। अब उन लाखों शब्दों के पीछे के बैकग्राउंड को समझ लो, तो फिर जैसे ही वो चीजें आपके सामने आएगी तो वो आपको याद रह जाएगी। तो अर्क किसे कह रहे हैं? सूर्य को। ठीक है। आंख, ये भी अर्क को कहा जाता है। इंद्र भी अर्क को कहते हैं। तांबा भी कहा जाता है, विष्णु भी है। और आंसू, आंसू कहते हैं घोल को, गाढ़े को। जो कोविड के दौरान आपने गरम मसालों के, अदरक के, इलायची के, तुलसा के, बाकी भी वनस्पतियां थी, उनको जो गर्म करके कूट के वो छान छान के आप पी रहे थे, उसी को यहाँ आंसू अर्थात गाढ़ा कहते हैं। इसके बाद अरुण लोचन, अरुण किसे कह रहे हैं? लाल को। लोचन किसे कह रहे हैं? आंख को। तो अरुण लोचन का मतलब क्या हो गया? लाल आंख। अब लाल आंख किसकी होती है? लाल आंख कबूतर की होती है, लाल आंख कोयल की भी होती है। अगर आपने नहीं कोयल कोकिल नहीं देखी है तो देखना, वो वैसे काली होगी, आंख उसकी लाल होगी। कबूतर कई रंग के होते हैं, सफेद भी होते हैं, नीले रंग के भी होते हैं कबूतर, लेकिन उनकी आंख क्या होती है? लाल। तो लाल जो नेत्र है वो भी आपका अरुण लोचन है। कबूतर भी आपका अरुण लोचन है, और कोयल अर्थात कोकिल भी अरुण लोचन है। अर्ण किसको कहते हैं? समुद्र। कई बार अर्ण किसी व्यक्ति का नाम भी रखा जाता है, बच्चे का, तो वो क्या है? अर्ण। ठीक है, समुद्र है। सूर्य को भी कहते हैं, और इंद्र को भी अर्ण कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ लगा है तैरने वाला रह। एक होता है ये वाला अब्र, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला, ये यहाँ पे आधा भय है, पूरा रह है, ये वाला आपका आधा रह है। तो ये अलग संदर्भ में प्रयोग होगा, ये अलग संदर्भों में प्रयोग होता है। हम यहाँ बात इसकी कर रहे हैं। इस अब्र का अर्थ बालक भी है, शिष्य भी है, शिशिर भी है, और सागपात। सागपात का मतलब हो गया घास फूस। ठीक है जी। इसके बाद में ये वाला अब्र आता है बादल के लिए, पहाड़ के लिए। ठीक है। इसके बाद अस्म, अस्म का अर्थ क्या होता है? पत्थर। ठीक है। पर्वत भी होता है अस्म, और बादल को भी अस्म कहा जाता है। नेक्स्ट देखो जी, इसके बाद है अली। अली सखी को भी कहते हैं, जो लड़कियों की जो दोस्त होती है उसको ये वाला अली कहा जाता है। इसमें छोटी ई की मात्रा है। एक अली बड़े वाली भी होता है। अली बिच्छू को भी कहते हैं। ठीक है। भरमरी को भी कहा जाता है। भरमरी मतलब स्त्रीलिंग, भरमर कहते हैं बोरे को। तो यानी कि भरमर पुल्लिंग शब्द है, भरमरी स्त्रीलिंग है। पंक्ति अर्थात जो लाइन होती है उसको भी हम क्या कहते हैं? अली कहते हैं। बांध, जो आपका बांध है, सेतु है, ठीक है, जो फ्लाईओवर है, पुल है, उसको भी हम क्या कहते हैं? अली कहते हैं। इसके बाद उरु, उरु क्या कहते हैं? जांग को कहते हैं। दुर्योधन की उरु को भंग किया गया था, तो उरु भंग का अर्थ वहां पे क्या हो जाएगा? उरु भंग का अर्थ हो जाएगा जांग को तोड़ना। भंग मतलब तोड़ना, उरु जांग हो गया। तो उरु भंग किसकी हुई थी? दुर्योधन की। किसने की थी? भीम ने। तो यहाँ पे उरु का अर्थ जांग हो गया, विशाल हो गया। उरु श्रेष्ठ को भी कहते हैं उरु। छाती को भी कहा जाता है, वो उरु होता है पेट। ठीक है, जैसे उदर है कहते हैं, वो उसी से बना है। कपि किसे कह रहे हैं? बंदर को। और कपीस कौन है? बंदरों का स्वामी हनुमान। ठीक है, वो पर्यायवाची में भी लेगा। ये आपको केवल एक जगह काम नहीं आएंगे, ये आपको पर्यायवाची में काम आएंगे, वाक्यांश के लिए भी काम आएंगे, और श्रुति सम भिन्नार्थक में भी। जो आप चीज पढ़ोगे वो सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आप जिंदगी भर उसके क्वेश्चन सही करते रहोगे। लेकिन अगर टॉपिक का सीक्वेंस नहीं लोगे तो फिर यहाँ पे एक बड़ी गलती आप करोगे।
तो यहाँ कपि बंदर हाथी को भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तक आपको ये पता था कपि बंदर को कहते हैं, क्योंकि आपने ये कपीस भी सुना है। तो कपीस कौन है? हनुमान है, ठीक है, बंदरों के स्वामी। लेकिन आज पहली बार पता चला कि कपि हाथी भी है। क्यों? क्योंकि आप अनेक आरती पढ़ रहे हो आज। कपि सूर्य को भी कहते हैं। कपिल किसे कह रहे हैं? अग्नि को भी कहा जाता है कपिल। अब तक आपको क्या पता था? ये एक कपिल जो है एक मुनि का नाम है, जो हमारे एक दर्शन है उसके जो प्रतिपादक। लेकिन यहाँ एक मुनि के साथ कपिल किस किस का नाम है? अग्नि को भी कहते हैं, कुत्ते को भी कहा जाता है, चूहा भी, शिलाजीत भी कहा जाता है, भगवान शिव को भी कपिल कहते हैं, बानर को भी कपिल कहते हैं जिसको बंदर कहा जाता है, सूर्य को, विष्णु को, मटमेला और सफेद रंग को भी कपिल कहा जाता है। मटमेला रंग को भी जो गंदा हो चुका है, ठीक है, तो उसको जो सही से दिख ना रहा हो, जिसमें डार्कनेस ना हो, मटमेला है, उसको भी क्या कहते हैं? कपिल। कलधोत, कलधोत क्या माना जाता है? सोना। जो धुला हुआ हो, जो तपा हुआ हो, जो सदा हुआ हो, उसको कलधोत कहते हैं। तो सोने को तपा के बनाया जाता है, चांदी को तपा के बनाया जाता है। सुमधुर, जो सटीक शब्द होते हैं, जो दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाले, तो सुमधुर जो शब्द होते हैं उनको भी हम कलधोत कहते हैं, ठीक है। सुंदर धुले हुए को भी हम क्या कहते हैं? कलधोत। इस तरीके से अगर चीजें आप तक पहुंच रही और समझ में आ रहा हो, तो जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अनमोल का एक डाउट है चिन्ह के ऊपर, तो ये जो डाउट है इसके बारे में एक बार बता देते हैं। मूल रूप से सही जो वर्तनी है चिन्ह की वो ये है, ठीक है। आमतौर पे आप किताबों में ये लिखा देखोगे, ये अपने आप में गलत अशुद्ध वर्तनी है, और ये क्या है? आपकी शुद्ध वर्तनी है। क्यों? क्योंकि इसमें है आधा होता है, न पूरा होता है, जबकि आपने जो अनमोल लिखा है उसमें न आधा है पूरा, जो कि गलत है, अशुद्ध है। यहां तक चीजें अगर समझ में आई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है यहां तक? ये शब्द शब्दावली है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती, इसको बैकग्राउंड में रख के समझना पड़ेगा आपको। हर टॉपिक को, हिंदी व्याकरण को पढ़ोगे अलग तरीके से, ठीक है। इसके बाद हिंदी गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके पढ़ाने के तरीके अलग है। हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं को पढ़ाने का तरीका अलग है। हिंदी शब्दावली के पढ़ाने का तरीका अलग है। हिंदी शिक्षण शास्त्र को पढ़ाने का तरीका अलग है। हिंदी शिक्षण अभिरुचि को पढ़ाने का तरीका अलग है। हिंदी के अपने आप में अलग अलग सेक्शन है, उनको प्रस्तुत करने का, आप तक पहुंचाने के तरीके भी अलग अलग है। जैसे आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते थे पहले, उन पुस्तकों में किसी भी एक भर्ती का, किसी भी एक परीक्षा का पूरा सिलेबस नहीं दिया होता था। यही रीजन है कि आप भी अपने पेपर में सारे क्वेश्चन सही करके नहीं आते थे, क्योंकि जब सिलेबस ही किसी किताब में पूरा नहीं है तो सारे क्वेश्चन सही कहाँ से होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कितने सही होते थे? 60 से 75% का एवरेज लेके चलते थे, क्योंकि 15% सिलेबस आप छोड़ के जा रहे हो, जो आया है उसमें से 10% गलत कर रहे हो, तो फिर 100% परफॉर्मेंस कहाँ होगी। इसी वजह से बहुत सारी किताबों पढ़ने के बाद में, टीचरों से समझने के बाद में आप अपने नोट्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन वे नोट्स आपके काम तभी आएंगे जब वो अपने आप में उसमें एक टॉपिक से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी शामिल हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे कला पीनी किसे कह रहे हैं? हम मोरनी को कह रहे हैं, ठीक है जी। ये कला पीनी क्या कह रहे हैं? मोरनी को कह रहे हैं और रात्रि को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कला पीनी मोरनी भी है और रात्रि भी है, क्योंकि कलाओं के देवता कौन माने? चंद्रमा माने जाते हैं, ठीक है जी। तो वहां पे कला पीनी क्या है? रात्रि, और रात्रि के स्वामी कौन है? जिसको हम, ठीक है, निशाकर भी कहते हैं। निशा को लाने वाले कौन कहलाते हैं? चंद्रमा कहलाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस चीज से समझ में आता है, किसका पढ़ाया हुआ पेपर में कितना आता है, उसका आप पता ये कर सकते हैं कि जो यूट्यूब चैनल है, आप कोई भी परीक्षा उठाओ पहले वाली, उसका क्वेश्चन पेपर लो और ये देखो कि किसका पढ़ाया हुआ कितना है। जिसका आपको समझ में आ जाए वही टीचर बेस्ट है, ठीक है। कलापीनी क्या कहलाता है? यहाँ पे मोरनी कहलाता है, रात्रि है। कली किसे कह रहे हैं? विवाद को कह रहे हैं, शिव को कह रहे हैं, पाप को कहते हैं कली। इसके बाद में युद्ध, दुख, और एक युग का नाम भी है कलयुग, जो फिलहाल चल रहा है, ठीक है, वो क्या है? कलयुग। एक युग का नाम क्या है? कलयुग। इसके बाद एक कश्यप, तकिए को भी कहा जाता है। कश्यप बिछोना भी कहलाते हैं, बिछोना जो हम चारपाई पे बिछाते हैं, बेड पे। इसके बाद कश्यप अन्न भी कहलाते हैं, अन्न मतलब भोजन हो गया। भात, उबले हुए चावल को भी कश्यप कहते हैं। आसन को भी कश्यप कहते हैं। कपड़ा अर्थात वस्त्र को भी कश्यप कहा जाता है।
और प्रहलाद के पिता का नाम भी कश्यप था, हिरण्यकश्यप आपने सुना होगा। ठीक है, तो नचिकेता संवाद है, होली जो हम मनाते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या है, प्रहलाद के पिता कश्यप है। इसके बाद कांत किसे कह रहे हैं, पति को। जैसे श्रीकांत, तो किसी का नाम श्रीकांत है, श्री कहते हैं लक्ष्मी को और कांत कहते हैं स्वामी को। तो श्रीकांत कौन हो गया, लक्ष्मी का स्वामी, लक्ष्मी का पति हो गया। तो कांत का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, स्वामी के लिए करते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण। ठीक है, इसके बाद विष्णु हो गया कांत। चंद्रमा को भी कांत कहते हैं क्योंकि ये भी कलाओं का स्वामी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रजापालक है, ये भी स्वामी हो गया। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे, ये भी कांत कहलाए। शिव भी कांत है। इसके बाद बसंत जो ऋतु है, ठीक है, जो अभी चल रही है, वो जो होली जो हमारी गई है, तो होली के आसपास का जो समय होता है वो बसंत ऋतु है, अभी समाप्त हो गया। इसके बाद कार्तिकेय जो गणेश के बड़े भाई है, तो पार्वती के पहले, शिव पार्वती के पहले लड़के का नाम है कार्तिकेय, जिनकी रात को पूजा होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको हम क्या कहते हैं, कांत। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, कांत, पति, स्वामी, श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, भगवान शिव, बसंत ऋतु। 6 ऋतुओं में से सबसे श्रेष्ठ ऋतु होती है बसंत ऋतु, इसको ऋतुराज भी कहा जाता है, वो भी कांत है। और कार्तिकेय को भी क्या कहा जाता है, कांत कहते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। ठीक है, कुछ बच्चे, जरूरी नहीं है यहाँ से सारे बच्चे पढ़ के सारे क्वेश्चन सही करें, कुछ परीक्षा में आए हुए सारे क्वेश्चन सही करेंगे, कुछ पहली बार परीक्षा देंगे सिलेक्शन ले लेंगे, और कुछ को आदत होती है 3 साल 4 साल पढ़ने की। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पढ़ा रहा हूँ सबको इक्वल, पढ़ा भी वही रहा हूँ जो परीक्षा में आएगा, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। जब आपने पहले ही ये माइंड सेट कर लिया कि यहाँ पर गुरुजी इनको कैसे याद करेंगे, तो वो तो काम बच्चे का होता है। जैसे बच्चे की दिलचस्पी क्या होगी, खेलने की होगी, टीवी देखने की, मोबाइल देखने की होगी। और जब आप उसको वहां से रोकोगे तो पढ़ाई पे जाएगा, तो पढ़ाई उसके लिए टफ हो जाती है। जबकि वही मोबाइल पे भी वो कुछ ना कुछ कंटेंट ही देख रहा होता है। ठीक है, लेकिन वहां किताबों में भी वही कंटेंट है। ठीक है, लेकिन वो एक कंटेंट है जिसमें उसको मजा आ रहा है मनोरंजन के रूप में, उसमें उसकी रुचि हो गई है। लेकिन दूसरे उसमें विषय में जो उसके काम की चीज है उसमें अरुचि है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एक दिन में भी याद कर सकते हो, तो आपका आईक्यू लेवल है। ठीक है, और आप इससे जो है 10 बार पढ़ोगे तो भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि आपने माइंड सेट क्या कर लिया कि मेरी समझ में नहीं आएगा, ये चीजें बहुत टफ है। जब आप इन चीजों को रखोगे कि ये बहुत टफ है, तो आपको तो पहले ही हथियार आप डाल चुके हो, मेरे से नहीं होगा, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, तो लगेगी नहीं। आप दिन में 10 बार बोलो मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से परीक्षा पास नहीं होगी, तो मैं 100% एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं। अगर आप 10 बार रोज ये सोचते हो तो आपकी लगेगी ही नहीं, चाहे कितना भी बढ़िया पहले कर्म आपका रहा हो, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अपने आप को खुद अपाहिज घोषित कर रहे हो, असमर्थ घोषित कर रहे हो, अयोग्य घोषित कर रहे हो। और बाकी पड़ोसी तो आपको याद दिलाते ही है कि आप किसी काम के नहीं हो, आपके रिश्तेदार भी दिलाते हैं, एक दो आपके एक दो साथी भी दिलाते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, और अपने आप भी आप वही सोच बैठे, तो आप तो सरेंडर कर चुके हो। तो इसलिए आपको तो बैसाखी चाहिए कि आगे चलने के लिए, तो यहाँ सिलेक्शन वही मारेगा जिसको पता है हमारे पास सब कुछ वो चीज है जिसके दम पे हम फाइनल आगे की पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। वही चीज बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे होती है पढ़ने के दौरान। ठीक है, कुछ बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने के दौरान, एक नई तरीके से सीखने को मिल रहा है, कुछ ये है जी इनको कैसे याद करेंगे। अब मुझे ये बताओ, जब आप छोटे थे तो जब उस समय सोच लेते कि इतने पड़ोसी, हमारी गली में रहने वाले इतने आदमी, गांव में रहने वाले इतने आदमी के नाम कैसे याद करोगे, अब कैसे हो गए बिना एफर्ट्स के। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बताया ना, ये एक दिन का काम नहीं है, इसको तो आपको मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 बार पढ़ना पड़ेगा एक ही चीज को, अपने आप हो जाएगा। अखबार जब पढ़ते हैं, मूवी तब देखते हो, तो ये दिमाग में रहता है कि मूवी को याद कैसे करेंगे, स्टोरी को। अखबार जब पढ़ते हो तो याद करने बैठते हो उसको, लेकिन अखबार में जो पढ़ा आप आराम से बता देते हो। मूवी देखी, सीरियल देखा आपने, नाग नागिन के एनीथिंग कोई भी, सारी स्टोरी बता दोगे, साड़ी का कलर बता दोगे, उसमें कहाँ कहाँ कौन सा गाना चला है, गाने के शब्द क्या थे, क्या क्या उन्होंने खाया, सब कुछ बता दोगे। जब नौकरी की बारी आएगी, 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड पे किसी परीक्षा को पास करने की बारी आएगी, तब वो चीजें टफ हो जाएगी। और जब वही कंटेंट आपको कहाँ दिखा रहे हैं, नाटक में, वो भी तो कंटेंट ही है, उसमें भी तो स्टोरी है, फिल्म में भी तो स्टोरी है। उस समय तो आपको टफ नहीं लगती चीजें कि ये फिल्म तो बहुत टफ है, समझ में कैसे आएगी। तो वो सब माइंड सेट का खेल है। आपने यहाँ माइंड सेट बना लिया उस तरह का, आपके लिए टफ है,
आपका माइंड सेट ये है कि नहीं ये हमारे काम की चीज है, हमें आज इनसे फ्री होना है, तो आज के बाद हो सकता है आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो कैरी किसे कह रहे हैं? सिंह अर्थात घोड़ा। कोश किसे कह रहे हैं? शब्द संग्रह, डिक्शनरी को कह रहे हैं शब्द कोश, डिक्शनरी। खजाने को भी कहा जाता है कोश, कोषाध्यक्ष खजाने का। म्यान जिसमें तलवार रहती है। इसके बाद डिब्बा, ये सब क्या है? कोश है। अब देखो जुड़े है ना एक चीज से। डिब्बे में क्या है? चीजों का संग्रहण करते हैं इकट्ठा। म्यान क्या है? तलवार को रखने का जगह। खजाना क्या है? बहुत सारे पैसों का। ठीक है। शब्दकोश क्या है? जिसमें बहुत सारे शब्द हैं, यानी कि डिक्शनरी। तो ये तो एक दूसरे से मिलते हुए सेंस के हुए ना। इसके बाद घन को हम बादल भी कहते हैं, बड़ा हथौड़ा जिससे मकान की नींव भरी जाती है। जब कोई मकान बनता है, आपने अपने घर का मकान देखा होगा, पड़ोसियों का बनता हुआ, तो पहले जमीन को खोदा जाता है और वहां से दीवार उठाते हैं। जमीन में जाएगा पहले बहुत सारा ईंट पत्थर, ठीक है, मसाला। अब जो ईंट पत्थर है उसको एक बड़े हथौड़े से ऐसे कूटते हैं। जो बड़ा हथौड़ा होता है भारी, जिससे उसको नीचे दबाते हैं ईंट पत्थर को, ताकि वो जमीन में चली जाए, बाद में आपका मकान धसे ना, ठीक है, गिरे ना। उसी को क्या कहा जाता है? घन कहते हैं। अब जिसका जितना दायरा है काम करने का, देखने का, उस उतने शब्दों से परिचित है। अब जो बच्चा स्कूल से घर, घर से स्कूल, दुनियादारी में घुला मिला ही नहीं, उसके पास शब्दावली उतनी कम है, उसको नॉलेज उतनी कम है। अब जिसने वो कूटा हुआ है, देखा हुआ है कूटते हुए, उसको पता है कि उसको जो बड़ा हथौड़ा है उसको घन कहते हैं। ठीक है। घन क्या है? बादल है। घना भी है, घना मतलब जो बहुत अधिक मात्रा में हो, जैसे घने जंगल, ठीक है, घनी आबादी, तो वो घना हो गया। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर तो वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अब 3 हमने एक संख्या ले ली, उसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे इसकी, तो वो क्या कहलाता है? वो घन कहलाता है। ठीक है जी, मैथ में आपने पढ़ा है ये। इसके बाद जो गुणनफल है, उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो घन कहलाता है। चक्री, चक्री विष्णु है, विष्णु के पास चक्र है। भगवान श्री कृष्ण के पास चक्र है। कुम्हार के पास चक्र है, जिस पर वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो इसमें कौन सी चीज ऐसी हो गई जो आपको याद नहीं रहेगा? अब जिसके पास चक्र है वो चक्री कहलाए। ठीक है। इसके बाद जया, जया क्या है? दुर्गा, दुर्गा का भी नाम जया है। अब जया बच्चन है अमिताभ बच्चन की मिसेज, तो वो किसके नाम पे रखा गया? उनका नाम दुर्गा के नाम पे रखा गया, पार्वती के नाम पे रखा गया। ठीक है। पताका, झंडे को कहा जाता है। हरी, ये हरी क्या है? यहाँ पे घास को बोलते हैं, हरी दूब। ठीक है, जो मुलायम घास होती है, जो पूजा में प्रयोग करते हैं। ये हरी तो भगवान है, ये वाला हरी क्या है? ये भगवान है। और ये वाला जो हरी है, ये क्या है? पूजा सामग्री में प्रयोग होने वाली घास। जल में जन्म लेने वाला, जल पानी है, जय जन्म लेने वाला। जय क्या है? यहाँ संस्कृत की क्रिया, धातु है, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो ये क्या है जी? जय, कमल, कमल जल में जन्म लेता है। शंख जल में जन्म लेगा। मोती जल में जन्म। सेवार जो हरी हरी घास होती है, जल में जन्म। चंद्रमा जल में जन्म लेता है। मछली जल में जन्म लेती है। अब यहाँ जलज, आपको क्या पता था कि कमल है जी? अब पर्यायवाची में पूछोगे तो आप जलज किसको कहोगे? जल में जन्म लेने वाला कमल। लेकिन इन सब का भी तो जन्म जल में होता है, यही तो अनेकार्थी है। जो शंख हम बजाते हैं समुद्र में मिलेगा आपको, ठीक है, जहां जहां समुद्र है वहां मिलेंगे शंख। अब आप हिमाचल प्रदेश में जाओ, पहाड़ में एक भी शंख नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो समुद्र में बनते हैं, क्योंकि जल में जन्म होता है। ठीक है। इसके बाद मोती जल में जन्म होगा। सेवार हरी हरी घास, जहाँ पानी है, तालाब है, देखना वो काई है, काई के आसपास जो हरी हरी घास को सेवार बोलते हैं। चंद्रमा का जन्म जल से होता है, इसलिए सूरज गर्म होता है, चंद्रमा ठंडा होता है। ठीक है। मछली तो जल में जन्म लेती है। अब जीवन क्या है जी? तो जीवन पानी को भी कहते हैं, जलम जीवनम। हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं, जल ही जीवन है, तो इसलिए जीवन पानी भी है। जीवन जिंदगी को भी कहते हैं, प्राण भी जीवन है। ठीक है। उसका जीवन बच गया, उसके प्राण बच गए, उसकी जिंदगी बच गई। जीवन को जल भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, जीवन पुत्र भी है, और जीवन गंगा को भी कहते हैं। और जीवन आजीविका, जो हमारी रोजी रोटी है, जो हमारा काम धंधा है, उसको भी क्या कहते हैं हम? जीवन अर्थात आजीविका। अब ताल क्या है जी? तालाब को भी कहते हैं ताल। इसके बाद ताड़ का वृक्ष भी ताल कहलाता है। संगीत का जो सम्यक है, सारे गामा पा धानी, तो संगीत का सम्यक संकेत वो भी ताल कहलाता है, सुर और ताल। ठीक है। दूर दूर, दूर दूर मेंढक को भी कहा जाता है, और दूर दूर बादल को भी कहते हैं। तो यहाँ बादल, मेंढक का पर्यायवाची क्या हो गया? दूर दूर हो गया। इसके बाद द्रोण, द्रोण कोमे को भी कहते हैं, ठीक है, जो हमेशा तिरछा होता है। और दोने को भी कहा जाता है, जिसमें पत्तल जो होती है,
और द्रोणाचार्य को भी कहा जाता है द्रोण। तो द्रोणाचार्य का शॉर्ट नाम क्या है? द्रोण है। ठीक है जी। कौवे को भी क्या कहते हैं? द्रोण कहा जाता है। और दोहने को, पत्तल को भी द्रोण कहते हैं। धनंजय जो धन को जीत के लाया हो, धन मतलब पैसे, जय मतलब जीतना। अब इस धनंजय को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे धनंजय। अब धनंजय कौन है? अर्जुन। अब अर्जुन क्या करता? जब जंगल में रहते थे पांडव, तो वो जो छोटे राजा होते थे जिनकी सीमाओं पे बड़े राजा आक्रमण कर देते थे, क्योंकि उनके पास संसाधन कम थे, सेना कम थी, तो अर्जुन उनकी तरफ से लड़ते थे। और जब युद्ध जीत जाते थे बड़े राजाओं के खिलाफ, तो छोटे राजा इनको धन देते थे, क्योंकि ये तो जंगल में रहते थे, इनका तो और कोई साधन नहीं था। तो युद्ध में जो धन को जीत के लाया उसको कहा गया धनंजय, और इसी वजह से अर्जुन का नाम पड़ गया धनंजय। कोई पुराने जमाने में महाभारत के काल में मुख्य धन पशु होते थे। छोटे राजाओं के पास गायें होती थी, हाथी होते थे, घोड़े, उनकी गायें होती, घोड़े को बड़े राजा जबरदस्ती छीन के ले जाते थे, अर्जुन छुड़ा के लाते थे। महाभारत में ऐसे कई आपको घटना मिलेंगे। ठीक है। तो अर्जुन को क्या कहा? धनंजय। अग्नि, वो भी धनंजय कहलाते हैं। अग्नि में हम आहुति डालते हैं हवन के दौरान, तो वो देवताओं तक पहुंचती है, तो इसी वजह से वो अग्नि जो है वो धनंजय है। ठीक है, जो देवताओं तक पहुंचाती है चीजों को। चित्रक को भी बोलते हैं, वृक्ष भी धनंजय, अर्जुन भी और विष्णु भी धनंजय। नंदनी क्या है? आपको पता है, एक गाय का नाम है। कामधेनु की बछिया का नाम नंदनी है, ये सबको पता है। कामधेनु की बछिया का नाम क्या है? नंदनी, ये सबको पता है। लेकिन नंदनी इसके अलावा किस किस के लिए प्रयोग होती है? गंगा के लिए, उमा के लिए, उमा मतलब पार्वती, पुत्री के लिए, ननंद के लिए नंदनी। ठीक है, ननंद के लिए कामधेनु की बछिया है। ठीक है। ये नलनी क्या है? कमलनी, कमल का स्त्रीलिंग कमलनी है। इसके बाद नदी को भी हम नलनी कहते हैं। पेयोदर, पेय पानी, और धय धारण करने वाला। अब पानी को धारण कौन करेगा? बादल। पानी को धारण स्तन। ठीक है। इसके बाद पर्वत और तालाब। पर्वत कैसे करते हैं? बर्फ के रूप में। तालाब के अंदर पानी है, पर्वत के ऊपर बर्फ है, पानी के रूप में स्तन है। ठीक है। इसके बाद में बादल, ये सब पेयोदर कहलाते हैं। पानी का अर्थ जल भी है, पानी का अर्थ चमक भी है। कैसे है पानी का अर्थ चमक? कैसे प्रयोग करते हो आप इन अनेक आरती को रोजमर्रा की जिंदगी? आपने सुना है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबे, मोती मानुष चून। तो यानी कि वहां पानी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ। पानी कितनी बार आया? 3 बार। एक बार आया मोती के संदर्भ में, मोती मानुष, मोती मानुष और चून। ठीक है, मोती मानुष और चून, तो इनके संदर्भ में आया है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये पानी क्या है जी? पानी जल भी है। एक पानी का अर्थ चमक हो गया मोती के संदर्भ में। उस वाले दोहे में जो आप हमेशा सुनते हो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबे, मोती मानु चून। तो पानी का 3 बार प्रयोग क्यों किया? वहां सलेश अलंकार क्यों बना? क्योंकि आपने एक शब्द का अलग अलग अर्थ में प्रयोग कर लिया। क्योंकि एक शब्द को हम अलग अलग अर्थ में जब प्रयोग करते हैं तो सलेश है। तो पानी का अर्थ चमक भी हो गया। ठीक है, पानी का अर्थ इज्जत भी हो गया मनुष्य के संदर्भ में, और पानी का अर्थ चून के संदर्भ में जल भी हो गया। तो वहां भी वो 3 अर्थ दे रहा है। कौन से 3 अर्थ दे रहा है? एक दे रहा है आपका चमक, दूसरा दे रहा है इज्जत मनुष्य के संदर्भ में, और चून के संदर्भ में जल दे रहा है। इसलिए पानी जल भी है, चमक भी है, सम्मान भी है, पानी वर्षा भी है, इज्जत भी है, और पानी लज्जा भी है। आपने एक गाना सुना होगा, कौन सा? ठीक है, मैं पानी पानी हो गई। तो मैं पानी पानी हो गई, तो पहले पानी का अर्थ जल है और दूसरे पानी का अर्थ उसमें लज्जा है। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, क्या समझते हो भाई? वो कहाँ कह रहा है कि बीड़ी जिगर से जलती है? जिगर से बीड़ी जलती तो जल ना जाता है इंसान। आपने क्या अर्थ निकाला? उसने तो अर्थ दिया ही नहीं है, उसने तो गाना गा दिया, अर्थ तो आप खुद निकाल रहे हो। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया। तो ये जो आज ब्लू है, पानी 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 पानी, रोज गाने सुन रहे हो और रोज अपने आप उसका मीनिंग निकाल रहे हो, अपने आप अर्थ समझ रहे हो। उसने अर्थ थोड़ा ही किया है। किसी भी गाने की आज तक व्याख्या हुई हो तो मुझे बताओ, और सबको मीनिंग पता है कि किस संदर्भ में गा रहा है, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब ये चीजें परीक्षाएं में पूछी जाती है तब आपको अर्थ ही पता नहीं चलता। और हर फिल्म में, हर गाने में तुरंत अपना भाव समझते हो, तुरंत सेंस समझते हो, तुरंत अर्थ निकालते हो, लेकिन जब उससे नौकरी मिलने लगे, वो परीक्षा में आने लगे, तो वो चीज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है।
अब गाने आ जाए नहीं, उसमें 10-15 शब्द प्रयोग करे, ठीक है, आप ना डिक्शनरी पेज वो करोगे, ठीक है, उसका अर्थ देखोगे क्या है इसका मीनिंग, ना आप गूगल को सर्च करोगे, ना एआई का प्रयोग करोगे आप, ठीक है, तुरंत अर्थ निकाल लोगे, पूरा गुनगुनाओगे भी, उसका मजा भी लोगे, सुर ताल पे मिलाओगे, लेकिन जब वही चीज परीक्षा में पूछी जाए तो आपका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या है, पानी का अर्थ, तो मैं पानी पानी हो गई, तो पहले पानी का अर्थ जल था, दूसरे पानी का अर्थ लज्जा था। ये जो आपने रहीमन पानी राखे बिन पानी लाइफ में 50 से ज्यादा बार सुना है, अर्थ भी पता है, लेकिन आज इसमें आ गया तो आपके लिए टफ हो गया। पिंजर, पिंजड़े को कहा जाता है, अस्थि पिंजर को कहा जाता है, जो हमारा कंकाल होता है, अस्थि पिंजर ढांचा होता है शरीर का, पिंजर पीले को भी कहते हैं, और पिंजर सोने को भी कहा जाता है। ऐसे ही रसा का जो हम प्रयोग करते हैं वो पृथ्वी के लिए भी करते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी अनेक रसों का हमें पान कराती है। जीभ है, ठीक है, 6 अलग अलग प्रकार के टेस्ट जीभ ही बताती है, इसलिए इसको रसा भी कहा जाता है, शोरबा भी कहा जाता है। क्या है, शोरबा शरबत है जिसको आप गर्मियों में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये रसा के लिए आते हैं। इसके बाद माधव, तो माधव किसके लिए आता है जी, माधव बसंत ऋतु के लिए भी आता है, 6 ऋतुओं में जो सबसे वो रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में माधव विष्णु भी है जी, ठीक है, माधव भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी है, माधव वैशाख का महीना भी है, मिहिर, ठीक है, मिहिर, मिहिर भोज एक राजा भी हुए, फिर मिहिर क्या है, सूर्य भी है, बादल भी है, हवा भी है, चंद्र भी है, और आंख भी है। रंबा एक अप्सरा को कहा जाता है, ठीक है, जो पुराने समय में थी, अब तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद केला है, वेश्या को भी कहा जाता है रंबा। रस किसे कह रहे हैं, स्वाद को कह रहे हैं रस, ठीक है, सार को कह रहे हैं रस, बहुत चीजें समझ ली, उसका सार है, उसका रस है, बहुत वनस्पतियां लिया, उसको कूटा पीटा छाना, तो उसमें से थोड़ा सा निकलेगा, तो रस स्वाद कहते हैं ना, रस आ गया। ये मूवी देख के, गाना देख के, ये बात सुन के, प्रवचन सुन के, किसी साधु सन्यासी के, वेदों के मंत्र पढ़ के, ठीक है, श्लोक पढ़ के, कोई आरती भजन सुन के आपको आनंद आ गया, तो आप क्या कहते हैं, रस आ गया। तो रस क्या है जी, रस लीजिए, तो रस स्वाद भी है, रस सार भी है, रस आनंद भी है। तो यहाँ रस वाला जो टॉपिक है, रस छंद अलंकार में, उसका अर्थ वहां आनंद ही होता है हिंदी में, ठीक है। रस जल भी है, रस औषधि का अर्क है, बहुत सारी वनस्पति है, उसका थोड़ा सा जो 1 कप या आधा कप जो बचता है बहुत सब पकाने के बाद में, तो वो क्या है, औषधि का अर्क रस कहलाया। रसाल आम को भी कहते हैं, क्योंकि आम अभी मार्केट में आ गया है, ठीक है जी, वही अप्रैल के महीने में शुरू हो जाते हैं, तो मई जून तक चलते हैं, ठीक है। तो ये आम क्या है जी, रसाल भी कहलाता है, क्योंकि रस से युक्त होता है। ईख में भी रस होता है, गन्ने का जो रस है, तो गन्ने को ईख कहा जाता है, जो रसीला होगा उसको भी रसाल कहेंगे, और मीठे को भी क्या कहा जाता है, रसाल। जैसे गुलाब जामुन आप खा रहे, वो रस से युक्त है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, रसाल कहलाएगा। इससे फायदा क्या होगा, परीक्षा में तो फायदा होगा ही। आम बोलचाल की भाषा में जो आप हिंदी प्रयोग करते हो, जब आपको कोई लेटर प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, उस समय आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लेनी है, और सरकारी नौकरी के लिए ये सबसे ज्यादा हेल्प आपको करेंगे। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर है जी यहाँ तक? तो बगड़ तबड़ नहीं करनी है जी, जल्दीबाजी नहीं करनी है, चीजों से फ्री होना है, ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, समय लगाएंगे, लेकिन एक ही चीज को बार बार समय देने का फायदा नहीं है। जब भी कोई काम करो मन से करो, अपना 100% दो, वो काम सक्सेस होगा 100%। लेकिन यही चीज आपने 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, ये चीज मेरे से पहले 10 बार 10 अलग अलग किताबों से, 10 अलग अलग टीचरों से आप पढ़ चुके हो, लेकिन आज जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो आपके लिए टफ हो गया, कैसे याद करेंगे, जब यही क्वेश्चन दिमाग में हो जाएगा कैसे सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उस तरह का केमिकल शरीर में बन गया है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, उसी तरह का हार्मोन्स हमारे शरीर में एक्टिव हो जाते हैं। शरीर की प्रक्रिया को समझना जरूरी है, ब्रेन के फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। एक 50 किलो का व्यक्ति हो, 100 किलो का हो, या फिर 25 किलो का हो, सिलेक्शन वहाँ सबका होना है, बशर्ते उसका IQ लेवल अगर अच्छा है। वहाँ सोना पेपर देने जा रही है मोना, वहाँ सोनू पेपर देने जा रहा है मोनू, कोई मतलब नहीं है। वहाँ 50 किलो का व्यक्ति पेपर दे रहा है, 100 व्यक्ति का, कोई मतलब नहीं, सबका IQ लेवल टेस्ट हो रहा है, और उस IQ लेवल के लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। इसके लिए यहाँ पे वन जंगल को भी कह रहे हैं,
वन पानी को भी कहते हैं, तो पानी के लिए भी वन शब्द का प्रयोग होता है। वन को भी वन कहते हैं। वाटिका जो उद्यान है, बगीचा है, उसको भी वन कहा जाता है। अब भगवान शिव का नाम आपने बहुत बार सुना है। कल्याण है भगवान शिव का मीनिंग, जो सबका कल्याण करते हैं। महादेव भगवान शिव, मंगल जो सबका भला करे, भाग्यशाली, ये सब भगवान शिव के क्या है, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों हमें शब्दों से परिचित होना है। आने वाली जो हमारी 4 से 5 क्लासें हैं उसके अंदर हम ये सारे के सारे 6 के 6 टॉपिक लेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी भी अगर किसी का कोई डाउट बचा है अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। हाँ जी जी, नहीं नहीं, पानी पानी यमक अलंकार नहीं है ये। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष शून। जब कोई शब्द 2 बार आता है, ठीक है, सम संख्या में 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, अलग अलग अर्थ दे, वो यमक अलंकार है। जब विषम संख्या में आए, 1 बार आए, 3 अलग अर्थ दे दे, ठीक है, 3 बार आ जाए 3 अलग अर्थ दे दे, 5 बार आ जाए 5 बार अलग अर्थ दे, वो सलेस अलंकार होता है। तो रूबी का डाउट ये था जी, वो क्लियर हो गया। हाँ हाँ, जो मैं करा रहा हूँ उसी से परीक्षा में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर फिर वही बात कर रहे हो, गलती, याद थोड़ा ही होता है भाई इस उम्र में, 18 साल की उम्र के बाद कभी याद होता ही नहीं है। चीजों को बैकग्राउंड में समझना होता है, यूटिलाइज करना होता है, प्रयोग करके देखना होता है, अपनी पुरानी चीजों को स्मरण में लाना होता है। ठीक है, आपने प्रत्यय स्मरण सुना है ना, पुरानी जो चीज होती है उसको याद करना होता है। 18 साल की उम्र के बाद कोई याद नहीं कर सकता चीजों को। मैं आपको 10 पेज दे दूं और ये कहूंगी आप इसको याद करके सुना ही नहीं पाओगे आप। 18 साल के बाद आप लॉजिकली सोचने लगते हो, आपके पास तर्क है, आपके पास चिंतन है, आपके पास कल्पना है, इसलिए आप याद नहीं कर सकते। याद कर सकते हैं 6ठी से 8वीं वाले बच्चे, एज इट इज लिख देंगे। अब मान के चलो, याद करना क्या है, याद करना, ये मैंने एक तो रे लिख दिया, ये दूसरा रे मैंने ये लिखा, ठीक है जी, तीसरा मैंने ये लिख दिया, और चौथा मैंने ये लिख दिया। अब मैं यहां पर अलग अलग 4 आकृति बनाया हूं रे। अब इसको एज इट इज कॉपी मारेगा बच्चा, 6ठी से 8वीं वाला, 9 10th वाला, लेकिन 11 12th वाला नहीं मारेगा, क्योंकि उसके पास आ जाता है थोड़ा बहुत तर्क। लेकिन 12वीं के बाद उसका अपना रह होगा, टीचर का बनाया हुआ रह नहीं होगा। अब मैंने यहाँ बीच में गैप छोड़ा, तो 6ठी वाले सारे बच्चे गैप छोड़ेंगे, 7वीं वाले वो क्या कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, वो रट्टा मार रहे हैं। आपके पास तर्क है, चिंतन है, लॉजिक है, आप याद नहीं कर सकते हो इस उम्र में, आप समझ सकते हो। तो जो याद करने की कोशिश कर रहा है, याद होगा ही नहीं, आज करोगे कल भूल जाओगे, 10 दिन के बाद में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है जी, कल यही टॉपिक करेंगे, या अनेकार्थी थोड़ा ही पूरा हुआ है, वो तो काम मेरा है। देखो सब आप लोगों के कमेंट पढ़ देता हूँ आज, सारे कमेंट अनाप शनाप होंगे, किसी का कोई मतलब नहीं। ठीक है, सूर्य प्रकाश नमस्ते सर जी, ठीक है जी, करना चाहिए था, अच्छी बात है। इसके बाद मनोज कांत का कमेंट हो गया, ओके सर। इसके बाद जी, फिर इसके बाद सर हम भी सर इस अलंकार समझ रहे थे, थैंक यू। वो जब अलंकार की बारी आ जाएगी आगे समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद निशा है, बुक फ्लिपकार्ट पर मिलेगी सर। अब बुक की टेंशन हो गई, जो पढ़ा रहे हैं उसकी टेंशन नहीं है, आगे से आगे हमारा ब्रेन भागेगा, जो चल रहा है उस पर फोकस नहीं है। शादी हो रही है फिर भी भूखे जा रहे हैं, खाना सामने है, खाने की फुर्सत ही नहीं, सेल्फी फोटो, कहाँ से शुरू करें, चाट से, पकोड़ों से, फल से, या फिर डायरेक्ट खाने पे खाए, या मिठाई, कंफ्यूज है, समय निकल गया, फिर अनाप शनाप खाएंगे। तो वो सारी चीजें व्यवस्थित नहीं है। जो चीज नेक्स्ट टॉपिक कल क्या स्टार्ट करेंगे सर जी, कल की टेंशन हो गई आदमी, सर PYQ MCQ की क्लास कब होगी। अब आप ये कमेंट नहीं, गलत नहीं किया आपने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम कितनी देर फोकस रह पाते हैं, हम अपने को कितना परेशान करते हैं। हम रिलैक्स होके मजे में भी चीज सीख सकते हैं, और रिलैक्स होके मजे में सीखी गई चीजों में ही 100% परफॉर्मेंस होता है। सारे के सारे, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। बस 2 काम करने पड़ेंगे, एक पहला सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये पता होना चाहिए, जो कि आपको नहीं पता है। दूसरा, हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करना होता है टाइमली। और तीसरा, जो हमने चीजें समझा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। जिस दिन ये 3 काम कर लोगे उस दिन आप किसी भी सब्जेक्ट में सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, और करके आते हैं, ऐसा नहीं है, हजारों की संख्या में बच्चे करके आते हैं। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहला फोकस ये होना चाहिए, जो चीज चल रही है
उसको कोशिश करो 100% वो चीज़ें हमारे तक पहुँचे। टीचर के यही काम होते हैं कि जो पढ़ा रहा है वो पेपर में आए, जो पढ़ा रहा है वो बच्चों की समझ में आए, ठीक है, और उसके अलावा बच्चे को कोई एफर्ट्स ना लगाना पड़े। बाकी सारे टीचरों के पास सेम कंटेंट है, सेम तरह से बोलते हैं, बस अंतर टीचर में और एक सामान्य आदमी में पढ़ाने में कहाँ आता है, वो यही आता है, एक का पढ़ाया हुआ पेपर में आता है, एक का नहीं आता। एक को एक्सपीरियंस होता है कि बच्चा गलती कहाँ करेगा, बच्चे का डिफिकल्टी लेवल कहाँ बनेगा, उस टीचर को पता होता है। और एक टीचर नया वही एग्जाम दे रहा है जिस एग्जाम में आप फार्म भरे हो, और एक टीचर आपके उसी फील्ड में 6-6, 7-7 सिलेक्शन ले चुका है, अभी भी जॉब कर रहा है, 6 नौकरी छोड़ चुका है, उसको एक्सपीरियंस है। वो क्या करेगा, कम समय में आपके सिलेबस को आपके सामने रख देगा। वो आपको वही पढ़ाएगा जो आपकी परीक्षा में आना होगा, ठीक है। वो आप जहाँ आपके लिए डिफिकल्टी चीज़ होगी, आप जहाँ गलती करोगे, वो पहले पहचान लेगा, ठीक है। वो आपको फोकस करेगा, वो आपको बीच में पढ़ाते समय गाइड करता रहेगा, वो आपको मोटिवेट करता रहेगा जो आप बार-बार डिमोटिवेट होते हैं। वो आपको उस रास्ते पे लाता रहेगा जिस ट्रैक को आप बार-बार छोड़ के दाएँ-बाएँ भाग रहे हो। यही होता है एक मंझे हुए खिलाड़ी में और एक नए वाले खिलाड़ी में, उसको पता ही नहीं है अब तेरे 50 रन हो गए, तुझे खेलना कैसे है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी लास्ट तक अपनी पारी को अंजाम देगा, जीत के लिए खेलेगा, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा। नया खिलाड़ी है, मजे आ रहे हैं, आज तेरा दिन है, दे दनादन, जिस शॉट को मारने की आवश्यकता नहीं है मारेगा, ठीक है। यही अंतर है आप लोगों में भी। पढ़ाई के समय केवल और केवल इधर उधर की टेंशन छोड़ दो। लाइफ में वैसे भी बहुत सारे झमेले हैं, पेशेंस रखो, थोड़ा सा समय दो। 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हम हिंदी से फ्री नहीं हो सकते, लेकिन जो मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ आपसे, मैं आपसे मैक्सिमम 70 घंटे ले रहा हूँ। 70 घंटे मैक्सिमम, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप अंदाजा करो, मैं केवल आपसे मैक्सिमम 4 दिन ले रहा हूँ आपकी ज़िंदगी के। मैक्सिमम एक दिन में 24 घंटे, 70 है, एक दिन में 1 घंटा मैंने लिया है। 70 घंटे मुझे दे दोगे, ज़िंदगी में कभी भी हिंदी को समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना आपको, ना आपके परिवार को, ना आने वाली 7 पीढ़ी को, क्योंकि आपकी हिंदी वो हो जाएगी, ठीक है, जो घर का एक संस्कार बनेगी। आपकी हिंदी वो हो जाएगी कि कहीं कोई भी चीज़ की वो ज़रूरत पड़ेगी तो आप खुद उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढ के उनको दोगे, ठीक है। आपकी हिंदी वो हो जाएगी, कोई किसी को लेटर लिखना है, किसी को प्रार्थना पत्र लिखना है तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास शब्द होंगे। उन शब्दों का प्रयोग केवल यहाँ परीक्षा की दृष्टि से पर्यायवाची विलोम शब्दों में नहीं है। जो कोई चीज़ हमें लिखनी होती है, किसी को कोई काम है हमें, तो कई बार सोचना पड़ता है, इधर-उधर से सर्च करेंगे, कॉपी मारेंगे, किसी और से लिखवाएँगे। तो हिंदी केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, हिंदी को आम जीवन में प्रयोग होने वाले के रूप में भी आपको मजबूत करना है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल फिर हम लेंगे अनेकार्थी शब्द और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, पर्यायवाची। ठीक है, धीरे-धीरे हम प्यारे दोस्तों चीज़ों को से फ्री हो जाएँगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। आप अपने तरीके से बहुत बार पढ़े हो लाइफ में, आप में से हर किसी बच्चे की एज 20 साल है मिनिमम। आप अपने तरीके से बहुत बार चल चुके हो, अब की बार एक टीचर के कहने से ज़्यादा नहीं, केवल 70 घंटे दे दो। उस 70 घंटे में वो चीज़ बाद में फ़ील होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जब आपके क्वेश्चन सही बनेंगे, जब आप कहीं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही जाएँगे। तब आपको फ़ील होगा कि पहले जो हिंदी पढ़ रहे थे 10 साल से, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमने दिए, उसमें हमने हिंदी पढ़ी थी। तमाम किताबें हमने पढ़ ली, बहुत सारे टीचरों से पढ़ लिया, लेकिन उसमें और यहाँ की हिंदी में अंतर क्या है, वो आज फ़ील नहीं करोगे, वो 70 घंटे के बाद फ़ील करोगे। वो 5 घंटे में पढ़ा लूँगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, वो किसी तरह 70 घंटे ले लो आप, उसके बाद में वो अपने आप फ़ील हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा गलती कहाँ कर रहे थे। अपने आप पता चलेगा शब्दावली में किस तरह का एफर्ट्स लगाना था, हिंदी व्याकरण में किस तरह से ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट को शॉर्ट करके हमें सीखना था। ये हिंदी के अंतर्गत जो अलग-अलग सेक्शन हैं, उसको पढ़ाने के मेरे तरीके भी अलग-अलग हैं, और बहुत सारे टॉपिक हैं, एक ही दिन में तो होंगे नहीं, ना वो 10 घंटे में होंगे, तो उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और आप चीज़ों से हो जाओगे फ्री। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।